नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और 2026 के इनकम टैक्स नियमों के ड्राफ्ट की ऑफिशियल रूल बुक में गोता लगाने वाले हैं। असल में ये वही दस्तावेज है जो ये तय करेगा कि भविष्य में पैसों का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कंपनी की दी हुई कार एक टैक्सेबल बेनिफिट है या फिर उस अपार्टमेंट का क्या जो किसी एम्प्लॉयर से मिलता है। देखिए, ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या बहुत मुश्किल निवेशों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये उन फायदों पर भी असर डालते हैं जो अक्सर हमारी सैलरी का हिस्सा होते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि क्या टैक्सेबल है, लेकिन ये नियम हमें बताते हैं कि कैसे उस टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से ये टैक्स कानून की हाउ टू गाइड है। तो चलिए सबसे पहले उस एरिया से शुरू करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं, हमारी सैलरी और एक कर्मचारी के तौर पर मिलने वाले फायदे, जिन्हें परक्विजिट्स भी कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन फ़ायदों की वैल्यू कैसे तय की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी रैंडम अमाउंट चुन लिया जाता है। नहीं, हर चीज़ के लिए एक ख़ास नियम है और रहने की जगह यानी आवास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। रूल 15 के मुताबिक कंपनी से मिले घर की टैक्सेबल वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि कोई किस शहर में रह रहा है। मतलब अगर कोई बड़े शहर में है तो उसी घर की टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा होगी। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर तय होता है। अच्छा, घर के बाद कंपनी की कार एक और आम सुविधा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए नियम कैसे काम करते हैं। यहाँ देखिए, टैक्सेबल अमाउंट सीधे कार के इंजन की कैपेसिटी से जुड़ा है। अगर 1.6 लीटर से बड़ा इंजन है तो कार की वैल्यू ज्यादा होगी। और हाँ, अगर साथ में ड्राइवर भी मिला है तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट और जुड़ जाएगा। सच में हर छोटी बड़ी डिटेल मैटर करती है। और ये एक थोड़ी हैरान करने वाली डिटेल है। रूल 15 ये कहता है कि अगर किसी को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू पूरे साल में इस रकम से कम है तो टैक्स के लिहाज से उसकी वैल्यू 0 यानी 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो आप सैलरी और सुविधाओं से आगे बढ़ते हैं और पर्सनल फाइनेंस के एक और ज़रूरी हिस्से को देखते हैं, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर इन नियमों का क्या असर होता है। जब भी कैपिटल गेन्स की बात आती है तो होल्डिंग पीरियड एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन ये पीरियड शुरू कब से होता है ये हमेशा साफ नहीं होता। बस यहीं पर रूल 6 काम आता है और चीज़ों को क्लियर करता है। ये नियम अलग अलग सिचुएशन के लिए गाइडलाइन देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के डिबेंचर्स शेयर्स में बदल गए तो होल्डिंग पीरियड सिर्फ शेयर मिलने वाले दिन से नहीं बल्कि जब से डिबेंचर रखे थे उस पूरी अवधि को मिलाकर गिना जाएगा। ये नियम ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करते हैं। सोचिए, जब किसी कंपनी के एसेट्स भारत में भी हों और भारत के बाहर भी, तो ये कैसे तय होगा कि कितनी इनकम भारत से जुड़ी हुई है? इसके लिए भी एक मैथमेटिकल सोल्यूशन मौजूद है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है रूल 12 का ऑफिशियल फॉर्मूला। आई नो ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। देखा कैसे एक मुश्किल आइडिया को सिंपल बनाया जा सकता है। असल में ये फॉर्मूला टोटल इनकम का उतना ही हिस्सा भारत के लिए तय करता है जितना कि कंपनी के टोटल एसेट्स का हिस्सा भारत में है। ये सब बस अनुपात का खेल है। और हाँ, ये नियम सिर्फ भारत में रहने वालों तक ही सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल मामलों को भी कवर करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये नॉन रेजिडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। रूल 9 का ये सीधा साधा कोट उस बुनियादी सिद्धांत को बताता है जिस पर नॉन रेजिडेंट्स की टैक्स लायबिलिटी टिकी है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द हैं वो है संपत्ति, आय का स्रोत और व्यावसायिक संबंध। तो संक्षेप में कहें तो अगर इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाती है तो भारत में टैक्स की देनदारी बन सकती है, भले ही वो व्यक्ति या कंपनी देश के बाहर ही क्यों न हो। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो दिखाता है कि ये नियम कितने ज्यादा डिटेल्ड हैं। वो एक विदेशी जहाज के क्रू मेंबर जैसी बहुत ही खास सिचुएशन को भी कवर करते हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि भारत में उनके रहने का समय कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आखिरकार ये नियम फेयरनेस और कंसिस्टेंसी के बारे में है।
ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी के लिए टैक्स की गिनती एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, चाहे वो कंपनी का दिया हुआ घर हो या फिर किसी इंटरनेशनल एसेट से होने वाली इनकम। ये डिटेल्स ही हैं जो कानून को असल में काम करने लायक बनाती हैं। तो इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद जहन में अगला फाइनेंशियल सवाल कौन सा आता है? शायद अब वक्त है अपनी पे स्लिप को एक बार फिर से देखने का या अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक नई नज़र से समझने का। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?